हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और इसके लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए थे आर्हेनियस इक्वेशन कंप्लीट। आज का लेक्चर छोटा होने वाला है, बट इस छोटे लेक्चर में एक टॉपिक ऐसा आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेट के पार्ट बी में पूछता है और सेट में तो पूछता ही पूछता है। बहुत ही इजी है और बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, तो लेक्चर छोटा सा होगा, इसको देखते जाना। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रेट है, रेट अगर बढ़ेगा तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि रेट जो है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी के क्या होता है, इनवर्स होता है। ये हमको पता होना चाहिए कि जो रेट है वो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होता है, इनवर्स होता है। क्लियर। और हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक है, कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक है। तरीका क्या है देखने का, बहुत सिंपल तरीका है। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से कम है ना, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से कम है तो ये क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक। वही अगर आपके रिएक्टेंट का एनर्जी, वही अगर आपके रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर, वेरी गुड। और हमको एक और चीज पता है कि रिएक्शन के रेट को हम लोग कहां से निकालते हैं, जो रिएक्शन के रेट को हम लोग, रेट को कहां से निकालते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप से। कहां से निकालते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप से। क्लियर, मतलब रेट कहां से निकालेंगे हम लोग, स्लोवेस्ट स्टेप से निकालेंगे। और स्लोवेस्ट स्टेप मतलब कौन होगा, जो स्टेप बहुत स्लो हो रहा है। जो स्टेप बहुत स्लो हो रहा है वहां पर जो एनर्जी है वो क्या होगा, बहुत हाई। तो रेट कौन सा होगा आपका, स्लोवेस्ट स्टेप। और उस स्टेप में आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। क्या रहेगा आपका, हाईएस्ट। रेट बहुत स्लो हो रहा है तो जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगा, हाईएस्ट। इतना क्लियर हुआ। तो अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या होगा आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उस स्टेप का आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगा, हाईएस्ट। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये हम लोग इन डिटेल में पढ़ लिए, हम लोग जब पढ़े थे फैक्टर्स। क्लियर ना इतना। चलो मैं यहां से दो तीन ग्राफ बना रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ है। हमको उसमें बताना है कि कौन सा एक्सो है, कौन सा एंडो है, कौन सा स्टेप जो है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बहुत सिंपल है। ऐसे सवाल जो है ना वो ऐसे एग्जाम में आते हैं। देखो पैटर्न समझना आप, सेट में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो आपसे बहुत कंसेप्चुअल सवाल दे ही नहीं सकता। अगर वो आपसे बहुत टफ न्यूमेरिकल दे देगा तो वही आपका 5-7 मिनट ले लेगा, है ना। तो अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल जिसमें बहुत मल्टी कंसेप्ट न लगे ऐसे सवाल आते हैं। और नेट जो हो गया, नेट आपका 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं खाली। और उसमें से भी अगर आप 40-50 क्वेश्चन अटेंड कर लो 3 घंटे में तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एग्जाम में फिर वो मल्टी कंसेप्ट सवाल देता है आपसे। बट सेट वगैरह में आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछेगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो 1 मिनट में बन जाएगा, जो 30 सेकंड में बन जाएगा, जो 2 मिनट में बन जाएगा। क्लियर। तो ऐसे कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखो, सब में यहाँ एनर्जी रहेगा, सब में यहाँ रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, बार बार उसको। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। क्लियर। सबसे पहले बताओ रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। मैं अभी बताया अगर रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से कम हो तो क्या होगा, ये एंडोथर्मिक। ये क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक। और अब बताओ कौन सा स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो जिस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा वो क्या होगा आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसका हाईएस्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी 1 वाले का हाईएस्ट है ना। तो आपका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। शायद समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल भी है। एक और मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पे।
हाँ, यहां पर वापस से एनर्जी है, तो यहां आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। सबसे पहले बताओ तो ग्राफ एंडोथर्मिक का है कि एक्सोथर्मिक का है? तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है। और ऐसे कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनता है? एक्सोथर्मिक। क्या बनेगा ये? एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब बताओ कौन सा स्टेप जो है वो आपका होगा रे डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट है। और हाईएस्ट क्लियरली कहां दिख रहा है हमको? 2 वाले में। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा मेरा? स्टेप 2 क्या होगा मेरा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। शायद समझ में आ गया होगा, दो ग्राफ से, दो ग्राफ ही इनफ है। क्लियर ना? इतना समझ में आ गया ना? आसान था बहुत। चलो ठीक है, इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? एक और चीज देखो, जो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसको एनर्जी वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी वॉल। इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। और जो पीक दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो याद रखना हमेशा, जो इंटरमीडिएट है, जो जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, वो हमेशा क्या होता है? इंटरमीडिएट प्लस वन। इंटरमीडिएट प्लस क्या होगा? वन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ट्रांजिशन स्टेट कितना है? दो है। और जो इंटरमीडिएट है वो कितना है? वन, टू एंड थ्री। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट से एक ज्यादा है ना, तो इस कारण क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल्स टू इंटरमीडिएट प्लस वन। यहां भी चेक करो, यहां ट्रांजिशन स्टेट दो है, इंटरमीडिएट सॉरी यहां पर इंटरमीडिएट दो है, ट्रांजिशन स्टेट कितना है? थ्री है। और जहां पे इंटरमीडिएट रहता है उसको एनर्जी वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी वॉल। क्लियर? वेरी गुड। चलो मिटा रहा हूं मैंने इसको। चलो ठीक। हम लोग देखते हैं यहां पर कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट पर। हम लोग कैटलिस्ट के बारे में सब कुछ पढ़कर आ चुके हैं पहले के लेक्चर में, है ना? तो यहां मैं सिंपल लिख रहा हूं कैटलिस्ट। हम लोग कैटलिस्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी करके आ चुके हैं। क्लियर? तो अब मैं फिर से कैटलिस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है अरेनियस का? ए ई माइनस ए अपॉन आर टी, है ना? अब मैं एक बार लिख रहा हूं आपका विथ कैटलिस्ट। क्या लिख रहा हूं? विथ कैटलिस्ट। तो विथ कैटलिस्ट क्या होगा? के कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई कैटलिस्ट अपॉन में क्या होगा आपका? आर टी। अब एक बार मैं लिख रहा हूं विदाउट कैटलिस्ट या फिर नॉन कैटलिस्ट। उससे बेहतर है नॉन कैटलिस्ट लिखना। क्या लिखना? नॉन कैटलिस्ट। और यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉन कैटलिस्ट। अगर मैं लिखूंगा सिंपली नॉन कैटलिस्ट तो क्या हो जाएगा? के नॉन कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई नॉन कैटलिस्ट अपॉन में क्या हो जाएगा? आर टी। अब मैं सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। मैं सिंपल क्या करूंगा? इन दोनों को डिवाइड, यही डिवाइड कर देना। डिवाइड कर दिया, क्या होगा? ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? कैटलिस्ट अपॉन में नॉन कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी। नेगेटिव है, ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा? ई माइनस कैटलिस्ट अपॉन आर टी प्लस ई नॉन कैटलिस्ट अपॉन में क्या होगा? आर टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? बेस सेम है। बेस मतलब दोनों का ये सेम है ना, डिनोमिनेटर। तो कैसे सॉल्व होगा? ई आर टी माइनस कैटलिस्ट प्लस नॉन कैटलिस्ट। ऐसे होगा कि नहीं होगा? आर टी कॉमन निकल गया, ये हो गया। अब इसको मैं उल्टा करके लिख दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं देखो, मैं कैटलिस्ट अपॉन नॉन कैटलिस्ट। ई पहले लिख रहा हूं मैं नॉन कैटलिस्ट, फिर लिख रहा हूं मैं कैटलिस्ट। अपॉन में क्या आएगा अपना? आर टी। अब मैं इसी को क्या लिख रहा हूं? डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा मेरा?
ई नॉन कैटलिस्ट माइनस ई कैटलिस्ट होगा। तो क्या कर दूंगा मैं, के कैटलिस्ट अपॉन के नॉन कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू ई डेल्टा ई अपॉन में क्या आ गया, आर टी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? और डेल्टा ई क्या था मेरा, नॉन कैटलिस्ट माइनस कैटलिस्ट। एक चीज का ख्याल रखना, अगर मैं ऊपर कैटलिस्ट ले रहा हूं तो कैटलिस्ट बाद में आएगा। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, मैं ऊपर नॉन कैटलिस्ट ले लूं, नीचे कैटलिस्ट ले लूं, तो यहां पर क्या आएगा, कैटलिस्ट, और यहां क्या आएगा आपका, नॉन कैटलिस्ट। तो ये एक फॉर्मूला है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछता है, इससे भी न्यूमेरिकल आता है। मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा लास्ट में चैप्टर क्लास में। इतना क्लियर हो गया? ये आपका हो गया कैसे इफेक्ट होता है आर्हीनियस इक्वेशन कैटलिस्ट और नॉन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। क्लियर है? बहुत सिंपल था। आर्हीनियस इक्वेशन हमको बताता है रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। क्लियर ना? इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं कराने वाला हूं, मैं उसी टॉपिक का बात कर रहा था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। उसको बोलते हैं ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो कि क्या होता है हमारा, ए होता है। सुनना क्या होता है, वैसे तो डेरिवेशन वगैरह भी है, बट मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से सवाल निकल जाएगा। मान लो कोई एक क्वेश्चन दे दे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसका हम लोग को बोलते हैं रेट इज इक्वल्स टू, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसका हम लोग को बोलते हैं रेट इज इक्वल्स टू, कुछ भी लेता हूं मैं यहाँ पर, K1 लेता हूं, K5 लेता हूं, है ना, और यहां पर लेता हूं K2, K3 और K4, है ना, और मैं इसका मान लो कर दे रहा हूं 2/3। सुनना ध्यान से क्या होगा, पहले मैं निकाल रहा हूं आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में ये दे देगा, क्वेश्चन लिख के आपको बोलेगा रेट ऐसा है, अब बताओ इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या आएगा और एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगा। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सुनना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है चेंज, जहां जहां आपका के है वहां वहां ए कर दो, जहां जहां आपका के है वहां वहां क्या कर दोगे, ए कर दोगे, बस इतना सिंपल है। तो जहां जहां के है वहां वहां क्या कर दूंगा मैं, A1 हो गया, A5 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। पावर में क्या है हमारा 2/3। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, जहां जहां के है वहां वहां क्या कर दोगे आप, ए कर दोगे। बस एक चीज का ख्याल रखना है, अगर सामने कुछ दिया हो, अगर सामने कुछ दिया हो तो उसको छोड़ देना है, सामने कुछ दिया हो तो उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है। तो सामने 2 दिया है बट मैं 2 को यहां पर छोड़ दिया। आसान था। अब देखते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे ओवरऑल। इसमें सुनना क्या करोगे, पावर जो सामने दिया है उसको छोड़ रहा है, यहां भी पावर क्या है 2/3, कहां आ जाएगा 2/3, सामने। क्लियर? जो ऊपर वाला है उसको सिंपल ऐड कर दो, K1 के प्लेस में क्या आएगा आपका EA1। क्लियर? जहां मल्टीप्लाई है वहां पर प्लस आएगा, प्लस K5 में क्या आएगा आपका EA5। अब ये सब डिवाइड में है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पे क्या आएगा माइनस EA2 माइनस EA3 माइनस EA4। तो ये आपका आ गया ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? जो सामने है जो ऊपर है, जो सामने है उसको छोड़ना है, पहली बात तो जो सामने है उसको छोड़ना है, जो ऊपर है उसको सामने लेके आ जाओ, फिर जो मल्टीप्लाई में है, जो ऊपर मल्टीप्लाई में है उनको प्लस करो, जो डिवाइड में है उनको माइनस कर दो। 1 था तो 1 लिखा, 5 था तो 5 लिखा, 2 था तो 2 लिखा, 3 था तो 3 लिखा, 4 था तो 4 लिखा। ऊपर वाले को प्लस किया, नीचे वाले को माइनस कर दिया। आसान था। ये इतना सा पार्ट से सवाल पूछता है पार्ट बी में नेट में, और सेट में पूछता है। पार्ट बी में 2 मार्क्स का और सेट में सवाल निकलता है इससे, इतने से कंसेप्ट से, इतने से कंसेप्ट से। क्लियर? एक सवाल में दिखा रहा हूं, उसको बनाते हैं हम लोग।
मिटा रहा हूं ना मैं इसको, उतार लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लो आप लोग, इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है। अब सवाल क्या है देखना, सेम पैटर्न पे सवाल दे रहा हूं मैं आपको। हमारा सवाल है फाइंड ओवरऑल ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फाइंड ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड overall activation energy, find overall pre-exponential factor and overall activation energy for रेट अपने को दे रखा है 5/2 और क्वेश्चन क्या दे रखा है K1 K2 K3, K1 K2 K3, पावर में है अपना 3, पावर में क्या है अपना 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले क्या निकालेंगे, ए एवरेज में क्या बताया, जो सामने लिखा है उसको छोड़ दो, 5/2 को छोड़ दो, छोड़ दिए, जहां जहां के है वहां वहां क्या कर दोगे ए, तो क्या होगा A1 A2 और ये क्या होगा A3, समझ में आया। ऊपर में क्या है आपका 3, कुछ नहीं करना है, जहां जहां के है वहां वहां ए कर दो, कुछ प्लस नहीं कुछ माइनस नहीं कुछ भी नहीं, क्लियर। अब क्या आ जाएगा अपना ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। इसमें जो सामने दिया है उसको छोड़ दो, छोड़ दिया, जो ऊपर दिया है उसको कहां लेके आओगे, सामने लेके आ गए, जो ऊपर है उन लोग को प्लस करो, जो नीचे है उसको माइनस करो। ऊपर क्या है K1 ना, तो EA1 प्लस K2 भी ऊपर है तो प्लस किया EA2, अब K3 कहाँ है डिनोमिनेटर में ना, तो क्या करूंगा उसको माइनस EA3, समझ में आया। जो न्यूमरेटर में है उसको सिंपली प्लस कर दिया, जो डिनोमिनेटर में है उसको माइनस कर दिया, जो सामने था उसको छोड़ दिया, जो ऊपर है उसको कहां लेके आ गया उसको सामने, समझ में आ गया, इतना आसान था, क्लियर ना। आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत आसान लगा होगा, बहुत आसान है भी ये, इस पर्टिकुलर इस एक छोटा सा टॉपिक को कराने के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड किया हूं, क्लियर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो कंसेप्ट है ना, जितना छोटा दिख रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने को दे रहा है तो वो आपसे बहुत कंसेप्चुअल सवाल नहीं पूछेगा, वो आपसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछेगा जो हार्डली 1-1.5 मिनट में बन जाएगा। तो सेट हो गया आपका, जो पीएससी एग्जाम लेता है ना एपी का, उसमें भी ऐसे ही आता है, 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 3 आवर्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वहां भी कोई बहुत कठिन सवाल नहीं देगा आपको, वो ऐसे सवाल ही देगा जो बहुत कम टाइम में बन जाए, और ये सवाल उनमें से एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है, क्लियर। अगर आपको आज का वीडियो इफेक्टिव लगा होगा तो अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।